बीते रिश्ते तलाश करती है, खुशबू गुंचे तलाश करती है। जब गुजरती है उस गली से सबा, खत के पुर्जे तलाश करती है। अपने माजी की जुस्तजू में बहार, पीले पत्ते तलाश करती है। जीत प्रयास की इस कहानी का नायक भी गुलजार साहब की उक्त पंक्तियों की तरह अपनी उम्र के तीसरे पहर अपनी जड़ों की तलाश में है। यहाँ शायद सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी मानो अनजाना सा है। ये कहानी जड़ें, जिसे लिखा है हिमांशु जोशी जी ने, जिनके बारे में दिग्गज साहित्यकार कमलेश्वर कहते हैं कि कैसे जीवन यथार्थ रचना बनता है और रचना कैसे जीवन यथार्थ का पर्याय बन जाती है। ये उनकी दुर्लभ सृजन की कालजयी प्रतीति है जो स्मृति धरोहर बन जाती है। बार बार मन उड़कर वहीं वहीं क्यों जाता है? वे सारे दृश्य क्यों बार बार उभर कर सामने आते हैं? देवदार की हरी भरी सुई जैसी नुकीली पत्तियां, कहीं कहीं टहनियों के बीच में छिपे हरे नीले फल, उस पार बर्फ से ढकी शुभ्र श्रृंखलाएं बैनर की तरह दूर तक तनी हुई, फिर नीली नीली धुंधली घाटियां, धुंधले पहाड़ क्षितिज को छूते, एक अंतहीन दूरी। पर वही दूरी कभी कभी इतनी निकटता का एहसास जगाती है और लगने लगता है जैसे इन पहाड़ों को लपक कर छूना कितना आसान है। हाथ बढ़ाया और छू लिया। पांव बढ़ाते ही लगता है जैसे नीचे ठीक तलहटी पर ही पांव टिकेगा। चारों ओर बांझ बुरौंज की छितरी चादरें, बमौर के लीची के आकार के लाल लाल फलों से लदी टहनियां। जंगली भालू अक्सर बमौर खाने आते। बचपन में हम कितना डरते थे भालू से। सुना था भालू बच्चों के मुंह पपोड़ जाते हैं। लगता नहीं कि इतना लंबा अंतराल पार करके यहां आया। तीसरा पहर है, फिर भी लगता है जैसे कल ही की घटनाएं हों। हाँ, गोबर मिट्टी से लिपे इस आंगन पर हम खुबानी की गुठलियों से जुट्टी खेला करते थे। कुछ बड़े होकर मिट्टी की गोलियों के कंचे। आंगन के सीमा के पार किनमोड़े की कंटीली घनी झाड़ियां, किनमोड़े के छोटे छोटे जामुनी फल जब बीन बीन कर खाते तो सारी जीभ ही नहीं, होंठ भी जामुनी हो जाते थे। कभी कभी धिंगारू के रत्ती जैसे लाल लाल फल सेब का सा स्वाद लिए। लगता है कुछ कुछ बदल गया है अब। नहीं नहीं, सब कुछ। पर मन बार बार धुंधलके में से कुछ खोजने के लिए नन्हे बच्चे की तरह क्यों मचल रहा है? पेड़ अभी भी हरे उगते हैं यहां। धीरे धीरे सूखते खोलों, जलाशयों और नदियों में अभी भी जल ही प्रभावित होता है। आसमान अभी भी वैसा ही नीला दिखता है। फिर सब कुछ वैसा होते हुए भी वैसा ही क्यों नहीं लगता? आंखें सच सच क्यों नहीं देख रही हैं सब? क्यों भ्रम होता है कभी कभी कि अब वृक्ष नहीं, वृक्षों के प्रतिबिंब मात्र रह गए हैं, मात्र हरे साए। नदियों और पहाड़ भी सचमुच के पहाड़ नहीं, सिनेमा के पर्दे पर उभरते मात्र दृश्य भर हैं। वृक्षों को छू छू कर मैं देखता हूं तो सिरहन सी होती है। ये नदी लावारिस सी पड़ी नीली चादर कब बन गई? ये पहाड़, इनमें स्पंदन क्यों नहीं लग रहा है मुझे? क्यों ये जड़ हो गए हैं? अपने खेतों की मेड़ पर खड़ा होकर मैं अतीत ही नहीं, वहीं वर्तमान में समाया भविष्य भी देख रहा हूं। डूबते सूरज के साए में शुभ्र बर्फीली चोटियों पर धधकते आग के साए। कहीं मैं भी झुलस रहा हूं। अरे कब आए प्रवाल? अभी, इतने सालों बाद? प्रत्युत्तर में मुझे कुछ तो कहना चाहिए था, पर कह नहीं पाता। केवल सामने चुप देखता रहता हूं। प्रवाल, ये घर चंद्रा का है, जानते हो ना चंद्रा को? चंद्रा बचपन में हमारे साथ खेलता था। मैं चन्ना कहकर पुकारता था उसे। हमारे दर्जी रूपाराम का बेटा था वह। अरे याद है तुम्हें? उसकी पहली पत्नी बनबसा मंडी में किसी हज्जाम के साथ भाग गई थी, गैर जात में। पिता तो पहले ही गुजर गए थे। बूढ़ी मां ने किसी तरह दूसरी शादी कर दी।
पर वहां भी सुख कहां। नसीब में जब दुख लिखा कर लाया हो तो फिर होता भी क्या। क्षय रोग ने ऐसा घेरा कि कहीं का भी नहीं रहा। बर्तन भांडे सब बिक गए। दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। 3-3 छाक तक भी कुछ नहीं। उधर बच्चों की रार अलग। एक दिन कुछ न सूझा तो स्वयं ही फूस की झुपड़िया में दिया सलाई लिखा दी। खुद तो पगला मरा ही, बच्चे पत्नी सबको ही राख कर गया। ये मेड़ जहां तुम खड़े हो उसी के ठीक सामने थी उसकी झोंपड़ी। इसी को कहते हैं यार चंडी चढ़ना। तो चन्ना भी चला गया। मेरा मन मानता नहीं। खेत दर खेत, खेतों की मेड़ों पर चढ़ती छोटी छोटी चुलबुली बकरियां, मिमियाते मेमने दूधिया खरगोशों की तरह उछल कूद करते। सच को कभी सच नहीं कहना प्रबाल, नहीं तो मुफ्त में मारे जाओगे। बूढ़े ताऊ जी नारियल की स्याह चिलम पर सोस देते हुए कहते थे। मेरे ग्रामीण सुलभ स्वभाव के कारण वे सदैव चिंतित रहते थे। पर मेरा दुर्भाग्य कि मैं हमेशा सच को ही सच कहता रहा। शायद इसीलिए उम्र भर यूं अंधेरी घाटियों में भटकने के लिए विवश रहा। अपने को संतोष देने के लिए कभी कभी सोचता हूं, जिन्होंने सच को सच नहीं माना कभी, उन्होंने ही कौन सा पहाड़ उठा लिया। संसार का गणित 2 और 2 का नहीं, कुछ और ही होता है शायद। कभी कभी वहां बादल भी डूब जाते हैं और कभी कभी पहाड़ भी तैरने लगते हैं, काठ के सूखे टुकड़ों की तरह। ताऊ जी जीवन भर जिस सच से इतना डरते रहे, आज जीवन की इस संध्या में जिस सच को जी रहे हैं, उसे देखने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 80 वर्ष की अवस्था, अपंग देह, अंधी आंखें, एक विधवा बहू, एक अनाथ पोता जिसके दूध के दांत भी अभी टूटे नहीं, बेटा, इकलौता बेटा फौज में आतंकवादियों से मुठभेड़ में कहीं मारा गया, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया। पर उस सपूत के घर की कौन सी गति है, इसे देखने वाला कौन है। ताऊ जी एकांत में रोते रहते हैं। कहते हैं सरकार की ओर से जो सहायता मिली थी वे सब सरकारी मुलाजिम और निकट के सगे संबंधी हजम कर गए। सिलाई की मशीन कर्ज वाले उठा कर ले गए। पेंशन की रकम कब तक मिलेगी कौन जाने। भरी दोपहरी में इतना अंधियारा। ताऊ जी पहचान रहे हैं मैं कौन हूं। मैं उनके चरण छूता हुआ कहता हूं तो प्रत्युत्तर में एक दर्द भरी कराह के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं देता। बार बार पूछने पर केवल इतना ही सुन पाता हूं, अरे कौन, नंदू, हमारा नंदा बल्लभ। कौन समझाए उन्हें कि नंदा बल्लभ लाम से अब कभी भी लौट कर नहीं आएगा। नंदा, अरे बोलता क्यों नहीं रे। उस धुंधलके में भी उनके बूढ़े चेहरे पर खिंची आह्लाद की उजली रेखाएं मैं स्पष्ट देख रहा हूं। ला अपना हाथ देखूं तू कितना बड़ा हो गया है। मैं न चाहते हुए भी अपना ठंडा हाथ आगे बढ़ा देता हूं। सामने बैठी विधवा भाभी सिसक पड़ती है जोर से। इस दारुण स्थिति को अधिक देर तक झेल पाने में मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूं। झटके से भाग खड़ा होता हूं। सत्य को इस तरह दम तोड़ते आज मैं पहली बार देख रहा। सामने की चौरस जमीन मैं देख रहा हूं। पत्थर की कुछ दीवारें हौले हौले ऊपर उभर रही हैं। बिखरे बेडौल पत्थरों का अंबार लगा है। मिट्टी गारे के ऊपर पानी तैर रहा है, चीड़ के सूखे तिनकों के साथ साथ। अरे नरदा, ये जमीन तो हमारी थी ही, इसमें मकान कौन बना रहा है, मेरे मुंह से निकल पड़ता है। अरे भाई मैं विस्मय से देखता हूं। अरे ऐसे देख क्या रहे हो भैया। बड़ी उपेक्षा से वह मेरी ओर देखते हैं। मकान ही तो बना रहा हूं ना, इसे कहीं कंधे पर तो उठाकर नहीं ले जा रहा। वह उसी तरह लापरवाही से कहते हैं, अरे यार इतने वर्षों से बंजर पड़ी थी। पास पड़ोस के लोग लावारिस समझकर कूड़ा कचरा फेंक रहे थे। गंदगी का ढेर, भिन भिन बदबू आती थी। हमसे देखा नहीं जा रहा था। उस पर मल्ले घर सौवन सिंह खुद हथियाने की फिराक में था। हमारी जमीन में कोई और कब्जा करे,
हमारे जीते जी। बच्चों ने कहा हम ही 2 पत्थर डाल देते हैं, अपनी जगह घिर जाएगी। कका लोग जो अब परदेशवासी हो गए हैं, पीछे मुड़कर भी देखने की उन्हें फुर्सत कहाँ। कभी गर्मियों में भूले भटके पहाड़ आएंगे तो जगह की तंगी नहीं रहेगी। बात तो सच है। इस तर्क के आगे भी क्या कुछ कहा जा सकता था। चुप हो जाता हूं। तभी सहसा जैसे कुछ याद आता है। किंचित सोचते हुए कहता हूं, अरे एक अक्षर चिट्ठी लिखकर पूछ तो लेते, हम कोई मर तो नहीं गए थे। छी छी, इतना पढ़ लिख कर ये क्या बात कर दी तूने यार। वैसे हिकारत भरी नजरों से देखते हैं। अरे यार, मरे हमारे दुश्मन, इस बेत भर जमीन के चीथड़े के लिए उतनी दूर दिल्ली तुम्हें चिट्ठी लिखते। हमारा चनिया कह तो रहा था चाचा जी को चिट्ठी भेज देते हैं। इस पर तुम्हारी भाभी ने तुनक कर कहा, इतनी छोटी बात के लिए वहां चिट्ठी भेजोगे? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हम कोई पराये हैं? उनकी जमीन में जोड़ ही रहे हैं, कुछ उठा कर तो नहीं ले जा रहे। मैं सहम सजाता हूं। हाँ, ठीक ही तो कह रहे हैं नरदा। हमारे परम पूज्य बड़े ताऊ जी के सुपुत्र जमीन कोई उठा कर न ले जाए, इस डर से पत्थरों से दबा रहे हैं, 4 दीवारी खड़ी करके। अपने पर ही कहीं ग्लानि होने लगती है मुझे। इस छोटी सी बात के लिए इतना बखेड़ा। वर्षों पहले घर का निचला हिस्सा किन्हीं को देख रेख के लिए दे गए थे। अपने हैं, संभाले रखेंगे, यही सोचकर। वहां पहुंचता हूं तो मकान पहचानने में नहीं आता। बदरंग दीवारों का पलस्तर उखड़ गया है, दरवाजों के चौखट झूलने को हो आए हैं, धुएं से कमरे स्याह काले हो गए हैं। ये कैसी दशा बना रखी हो? उन सज्जन की ओर देखकर कहता हूं तो वह उसी सहज भाव से, शालीनता से कहते हैं, हाई स्कूल खुल गया है ना ऊपर, बाहर के गांव से जो बच्चे पढ़ने आते हैं वे बेचारे कहाँ रहेंगे। यही सब सोचकर उन्हें ठोर दे दी है। गरीब बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आपको दुआएं देंगे, परमेश्वर ने आपको इतना सारा दिया है। एक पुराना टूटा फूटा मकान का एक हिस्सा ना भी सही, क्या फर्क पड़ता है। उन्हें कैसे समझाऊं कि यह मात्र पत्थर लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारे लिए कुछ और भी है। मैं जानता हूं उनकी समझ में कुछ आएगा नहीं, अतः यूं ही खिसियाता हुआ मुस्कुराकर चुप हो जाता हूं। कुछ ही देर बाद चाय के खोखे वाले हयात सिंह बतला जाता है कि चचा 20-25 रुपए हर विद्यार्थी से वसूल कर अपना धंधा चला रहे हैं। घर की दूसरी तरफ सड़क वाले दरवाजे की ओर भी देखने से अपने को रोक नहीं पाता। बचपन में मैं यहीं खेलता था। आंगन, बरामदा, काठ की एक छोटी सी कोठरी। मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वहां किसी की गाय बंधी देखता हूं। यहां अम्मा सोती थी, ये उनका कमरा था। जब से आया हूं, छोटे कका का बेटा यानी हमारे मनोरथ दादा आव भगत में सबसे आगे हैं। मेरे इस विरोध के बावजूद मुझे डॉक्टरों ने तली हुई चीजें खाने के लिए मना किया है। भाभी से जबरदस्ती पूरियां तलवाते हैं। अरे यार, तू कब कब आता है यहाँ? तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। हमें भी कितनी खुशी होती है ये देख देख कर कि हमारे हाथ लखनऊ दिल्ली तक हैं। यूं पेट तो साला कुत्ता भी भर लेता है, परंतु यार। दिन में अवकाश देखकर मनोरथ दा अजनबी जानवर की तरह मुझे इस गांव नुमा कस्बे के घर घर तक ले जाकर घुमाते हैं। ये हमारा भाई परवाल है, तल्ले घर वाले श्याम दत्ता कक्का का इकलौता बेटा। 25-30 साल से दिल्ली शहर में है। वर्षों बाद अपने पुरखों का घर देखने आया है। उनके इतना सारा परिचय देने के पश्चात भी लोग तनिक अचरज से मुझ अजनबी से लगने वाले आगंतुक का मुंह ताकने लगते हैं। परिचय का कहीं हल्का सा एहसास और कहीं वह भी नहीं। हाँ, कुछ वयोवृद्ध अवश्य आतुरता से मिलते हैं। हाँ हो घनानंद, यही है हमारे शाम का बेटा। फिर मेरी और विस्मय से अपनी खुली धुंधली आंखें घुमाते हैं। अरे भाऊ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे तो यार हम गोदी में खिलाया करते थे। कभी कभी इधर आ जाया करो, तुम्हारे बुजुर्गों की ये यादें हैं। आदमी चाहे कहीं भी रहे, 10 पुश्त बाद भी अपने गांव लौटता है।
अपना घर अपना ही घर होता है यार। पास बैठे चिलम गुड़गुड़ाते उन्हीं के हमउम्र दूसरे वृद्ध मेरे सामने आ खड़े होते हैं। जब तू पैदा हुआ था तेरे बाबा ने पूरा परात भर गुड़ बांटा था। ये जो तुम्हारा दुमंजिला मकान है ना, जिसमें आजकल जोगिया सुनार रह रहा है, इसके लिए भराने की लकड़ी जोकने में यार मैं भी गया था। उनका पोला मुंह प्रसन्नता से खिल उठता है। अब तू आ गया है और मिस्त्री लगाकर इसकी कुछ मरम्मत करवा जा यार। हमारे श्यामदत्त दाजियों ने इसे कितने शौक से बनवाया था। अतीत की धुंधली स्मृतियों से उनकी आंखें भर आती। मोहन काका पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। आओ किशोरी की ईजा, देख ये कौन आया है। एक वृद्धा सी संकोच से गठरी की तरह सिमटी बाहर बरामदे में आती हैं। ये हमारे परवाल हैं, तल्ले घर श्याम दादा का बेटा। अरे पहचान नहीं रही है। वे फिर मेरी ओर देखते हैं। यार क्या बताएं, तुम्हारी काकी न सुन पाती हैं न देख सकती हैं। आंखों में पता नहीं क्या हो गया है। सब अपनी अपनी किस्मत है। ऊपर से लिखा कर नहीं लाए तो यहां क्या लेने होने वाला। फटा सा पुराना कंबल बिछाकर वह प्यार से बिठलाते हैं। बतलाते हैं कि हमारे तलाऊ खेत चकबंदी के समय शिरोमणि काका ने पटवारी और अमीन से मिलकर अपने नाम लिखवा लिए हैं। गौशाला वाली जमीन हम सब की पहले से ही संजायत थी, उस पर भी सुना है। अरे पटवारी से मिलकर कागजात देख कर जा यार। यहां तो सब सालों ने लूट मचा रखी है। जिसके हाथ जो आया उसने वही दाब ली। उनकी इस अतिरिक्त आत्मीयता के भार से मैं दब सा जाता हूं। द्रवित होने के साथ साथ चलते समय वह मेरे पास आते हैं। अपनी काकी से मिलकर जा यार, बाद में फिर मुझसे झगड़ेगी। काकी के पांव की ओर झुकता हूं। परवाल, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन जिससे वक्त बेवक्त कुछ कह सकें। यहां तो डॉक्टरों ने जवाब दे ही दिया है। तू कहे तो दिल्ली भेज दें, वहीं इसका एक बार पक्का इलाज करवा देता तो घर आंगन का काम काज करने लायक हो जाती। हाथ पांव अभी चलते ही हैं। वे मेरे और समीप आकर कान के पास मुंह ले जाते हैं। किसी से कहना नहीं, हमारी बड़ी बहू का व्यवहार इसके लिए कठोर है। काकी के हाथ में कुछ रुपए रखकर मैं बाहर आता हूं। रात को ठहरने की व्यवस्था मनोरथ दादा ने अपनी परचून की दुकान में की है। मेरे दिवंगत पिताजी का विह्वल होकर बार बार स्मरण करते हैं। उनके जाते ही यार हमारा सारा परिवार ही अनाथ हो गया। वे होते तो हम कफरौली वाले पंडितों का ये हाल ना होता। हम सब इस तरह लावारिस ना होते। हमारी सारी आड़ आधार ही खत्म हो गई। रात का भोजन वे भाभी को ना परोसने देकर खुद परोसते हैं। उन्हें इस बात का बड़ा कलेश है कि हमारा इतना बड़ा परिवार सब छितर बितर हो गया है। देखो हमारे पुरखों की मकान की ये कैसी दुर्गति हो गई है। लोगों की बातें सुनकर दिल दरक जाता है। जंगले फिरने को हैं, काठ की सीढ़ियां झूलने लगी हैं, दीवारों में जगह जगह दरारें, पत्थर निकलने लगे हैं। ऐसी ही हालत खेतों की है। जिनकी जहां बनाई उसने वहीं दबा ली है। 10 दुश्मन है यार, मुंह छिपाकर हंसते हैं सब। मैं चुपचाप सुनता रहता हूं। कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करूं वह इसका अवसर ही नहीं चाहते। मैं जानता हूं इस लंबी भूमिका के बाद अब वे क्या कहेंगे। कुछ क्षण पश्चात सचमुच वे वही कहने लगते हैं तो मात्र मुस्कुरा देता हूं। परवाल, वे बीड़ी का लंबा कश खींचते हैं। तुम तो हमारे कका की तरह भौधंधी हो। इतने बरस बाद आए हो पहाड़। घर की देखरेख करने वाला कोई है नहीं। यों ही सब टूट फूट कर खंडहर हुआ जा रहा है। यार जब कोई संभालने वाला ही नहीं है तो फिर किसी अपने के हाथों बेचकर छुट्टी करो। 2-4 पैसे जो मिलेंगे तुम्हारे काम आ जाएंगे। यहां तो सब भालू के खाए में चले जाएंगे। वे किंचित चिंतित स्वर में कहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वे अपने कौन हो सकते हैं। फिर भी यूं ही पूछ लेता हूं तो वे उत्तर देते हैं। पल्ले घर चिंत दादा से पूछ लो, टीकाराम खिलानंद से सलाह ले लो। मेरी तो पिछले चैत से उनसे बोलचाल बंद है।
घर की जायदाद घर में रह जाएगी। बुजुर्ग कह गए हैं, थैली का गुड़ थैली में ही फूटना चाहिए। वे क्षण भर का सन्नाटा तोड़ते हुए इस तरह कहते हैं जैसे स्वयं को सुना रहे हों। अरे कोई नहीं लेता तो यार, मैं तैयार हूं। तुम्हारी भाभी तो कब से कह रही है, हमारे पड़ोस का मकान है, खेत से लगे खेत हैं, औरों की जमीन से अच्छा है अपने ही खरीद लें। इस बार आए हो तो कम से कम इतना काम तो करके ही जाओ। कल परसों ही चंपावत तहसील चलकर रजिस्ट्री करा लेते हैं, एक झंझट छूटेगा। मेरी समझ में सब कुछ आकर भी कुछ नहीं आता। इन्हें कैसे समझाऊं कि घर मात्र पत्थर कंकड़ का ढेर नहीं, कुछ और भी होता है। ये खेत केवल मिट्टी की चादरें नहीं, इनमें अनाज की फसलें ही नहीं, पितरों की स्मृतियां भी फलती फूलती हैं। ये घर उनकी पवित्र अस्थियां हैं, इन्हें बेचने की कोई कल्पना भी कैसे कर सकता है। ये लोग किस मनोवृत्ति के हैं, मेरा मन उदास हो जाता है। लौटते समय बार बार मुड़कर घर देखता हूं, फिर उन खेत खलियानों को, अपनेपन का जिनसे एक अटूट अनजान रिश्ता है। वे टूटे फूटे छितरे खेत जिनमें फसल लहलहा रही है, लगता है जैसे अपने अनगिनत हाथ हिला हिला कर मुझे विदा दे रहे हैं। यह हमारा वीरान सा घर, जीवंत स्मृतियों का क्षतिग्रस्त पिरामिड, पंख फड़फड़ाते कई पक्षियों ने जिनकी अंधेरी खोहों में अपने स्थायी घर बना लिए हैं। प्रेतात्माओं की तरह कई जीवित आत्माएं आज भी निवास करती हैं वहां, जो अपनी हैं, नितांत अपनी।